नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी वैकेंसी एडीओ भर्ती परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाली है। इस आपके सिलेबस में अगर देखेंगे तो एक पार्ट होता है आजीविका। आजीविका यानी कि लाइवलीहुड, इसी का एक टॉपिक है आपका कृषि क्रांति। और कृषि क्रांति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले हरित क्रांति को। और हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको न केवल हमें एडीओ के लिए देखना है, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी इसको हम लोगों को देखना है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे बाहर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, टॉपिक आपका हरित क्रांति है, लेकिन इसमें इसके परिस्पेक्टिव को भी हमें समझना पड़ेगा, इसके आसपास की चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 सालों के लिए किसी एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र को केंद्रित करके यहाँ पे लाई गई योजना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी क्षेत्र के ऊपर उन 5 सालों के ऊपर जो भी योजनाएं बनानी है, जितने भी आपके जो लाभ प्रदान करने हैं उसको लागू करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका जो डेट रहेगा आपका रहेगा 1951 से लेकर के 1956 तक। अब यहाँ पे बात यह है कि पंचवर्षीय जो योजना है, ये टोटल संख्या कितनी है, तो 12 है। कई बार पंचवर्षीय योजनाओं से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लास्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और आगे भी हम लोग हरित क्रांति से रिलेटेड पंचवर्षीय योजनाओं को भी देखेंगे। तो टोटल 12 यहाँ पे पंचवर्षीय की योजनाओं की बात कर रहा हूँ, जिसमें सभी का क्रम यहाँ पे दिया गया है। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है, ये 1951 से लेकर के 56 के बीच में लाई गई थी। और इसका जो प्राथमिक या जिसमें प्राथमिकता दी गई थी, तो ये कृषि आधारित प्राथमिकता दी गई थी। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये 56 से लेकर के 61, और ये आपके उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता मिली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66, उसके बाद यहाँ पे 2-3 सालों तक ब्रेक था। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74, जो कि न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना, इनके उद्देश्यों को भी पूछा जाता है। इस प्रकार से पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से आपके 79 तक, जो कि गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन प्राथमिकता दी गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, फिर से एक साल ब्रेकडाउन, और यहाँ पे आपके 80 से 85, 80 से लेकर 85 पांचवी योजनाओं के रूप में वहीं पे जोड़ दिया गया, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। ठीक है, सातवीं की बात करें 85 से 90, आठवीं की बात करें 92 से 97, नौवीं की बात करें 97 से 2, और उसके बाद 10वीं से बात करें तो 2 से 7, और यहाँ पे 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 7 से 12, और लास्ट पंचवर्षीय योजना है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 12 से 2017 तक चली थी। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इन तीनों आपके टॉपिक पर समग्र विकास करना था। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस पर आधारित थी। तो प्रथम, अभी हमने पिछले ही स्लाइड में हमने देखा है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस पे आधारित है, आपके कृषि पे आधारित है। कृषि क्षेत्र को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी। इसका मेन रीजन क्या था, 1947 के बाद जब अंग्रेज हमें छोड़ गए थे, तो पूरी तरह से हमें लूट लिए थे। ठीक है, पूरी तरह से शोषण कर चुके थे, हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। तो इसीलिए आपके जो पहली पंचवर्षीय योजना को फोकस किस पे किया गया, तो कृषि क्षेत्र पे फोकस किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हरित क्रांति आपके टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। आपके ऑप्शन है हीरालाल चौधरी, दूसरा ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, और चौथा ऑप्शन है विलियम गॉड। यहाँ पे जो इमेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति हैं आपके विलियम गॉड, जिन्होंने क्या किया था, मार्च 1968 में, ठीक है, 1968 में अपने एक भाषण के दौरान जब भाषण दे रहे थे, तब आपके पहली बार हरित क्रांति का उपयोग किया गया था। दोस्तों, हरित क्रांति 1960 के दशक में ही आ जाती है, यानी कि आपके 60-61 के दौर में ही आ जाती है, लेकिन उस समय उसका कोई नामकरण नहीं था। इसका पहली बार जो आपके शब्द का प्रयोग था, ये विलियम गॉड ने किया था। कई बार आपके एग्जामों में पूछ चुका है कि हरित क्रांति शब्द पहली बार कब, किसके द्वारा या कब क्या बोलते हैं प्रतिपादित किया गया। तो आपको याद
रखना है मार्च 1968 में विलियम गॉड। ये कौन है? तो ये है कृषि वैज्ञानिक। और कहाँ के वैज्ञानिक? तो अमेरिका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम उपाध्याय, नॉर्मन बोरलॉग और विलियम एस गॉड, जिसको हमने पिछली आपके क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है दोस्तों, यह है आपके नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में यदि आपको हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं। कहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था? एक स्थान है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में आपके गेहूं के ऊपर शोध किया था। और गेहूं में कैसा शोध किया था? तो पहले जो आपके गेहूं के पौधे होते थे, इनकी ऊंचाई क्या होती थी? ज्यादा होती थी। तो इन्होंने आपके बौने गेहूं के ऊपर प्रयोग किया, यानी कि उसमें आपके जीन डाल के, मतलब बौने गेहूं का जीन डाल के इसमें क्या किया गया? गेहूं को बौना किया गया। अब यहाँ पे ऊंचाई से क्या प्रॉब्लम है? तो पहले गेहूं क्या होते थे? आपके ज्यादा हाइटेड होते थे, तो हवा पड़ने के कारण ये क्या हो जाते थे? टूट जाते थे। दूसरा रीजन, ये अपना खुद का भार नहीं सह पाते थे और टूट जाते थे, इसलिए उत्पादन में क्या आती थी? कमी आती थी। लेकिन जो बौने गेहूं थे, इनकी ऊंचाई कम होती है, तो हवा की मार को भी झेल सकते हैं, अपने वजन को भी बढ़ा मतलब सह सकते हैं। उसके बाद इनकी पत्ती क्या होती थी? चौड़ी होती थी। और पत्ती चौड़ी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में करते थे, इनसे पैदावार अधिक होने लगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस कर लेंगे। सबसे जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा, अगर विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग आपको बताना है। चलिए भारत में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पूछा है आपसे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम उपाध्याय, डॉक्टर विशाल ध्रुव और एम के पाटिल। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति को भारत में लेके आया था। कब लेके आया था? तो 1966 के दौर में लेके आया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हरित क्रांति के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है। एक तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, एक कौन? आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उसके बाद आपके इंदिरा गांधी। मेन रूप से इंदिरा गांधी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? भारत में हरित क्रांति आया था। इसको लेके आने वाले कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के राजनैतिक जनक कौन है? देखिए क्या हुआ था, विश्व में पहली बार आपके हरित क्रांति को लाया गया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। उनके अंडर में काम कर रहे थे एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन का प्रयास था कि इस बौने किस्म के गेहूं के बीज का उत्पादन भारत में किया जाए, और इसको लाने के प्रयास में जब तक उनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये भारत में नहीं आ सकता। और पॉलिटिकल सपोर्ट करने वाले कौन है आपके? तो सी आपके सुब्रमण्यम है। कौन है आपके? सी सुब्रमण्यम। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? सी सुब्रमण्यम, जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम थे, उस समय ये कौन थे? आपके कृषि वैज्ञानिक थे, सॉरी कृषि मंत्री थे। कौन थे? आपके कृषि मंत्री थे। भारत के कृषि मंत्री कौन थे? आपके सीवी सुब्रमण्यम। तो इन्होंने हरित क्रांति में लाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेन योगदान इनका था, बिना पॉलिटिकल आपके सपोर्ट के भारत में हरित क्रांति नहीं आ सकता था। सपोर्ट करने वाले कौन थे? आपके सी चिदम्बरम, आपके सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तीन प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। एक आपको विश्व में पूछेगा, विश्व में पूछेगा तो आपको नॉर्मन बोरलॉग, भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, और भारत में राजनीतिक जनक पूछेगा तो आप क्या याद रखना? आपको सी सुब्रमण्यम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी? वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर के आपके 56 तक आती है। ठीक है, अगली जो पंचवर्षीय योजना है आपके 1957 से लेकर के 62 तक आएगी। और अगली जो पंचवर्षीय योजना होगी 1956 से 61 तक आएगी। और अगली जो पंचवर्षीय योजना होगी 61 से आपकी 67 तक रहेगी। तो भारत में कब आता है दोस्तों पंचवर्षीय योजना, सॉरी हरित क्रांति? तो ये आपका आता है 1966 के दौर में आता है। और ये कौन सा दौर है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो आपको टिक क्या लगाना है? आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पिछले साल कहने का से 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनमें से एक व्यक्ति कौन है आपके? तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, पांचों का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले नंबर पे कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, उसके बाद आपके पीवी नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह जी, और उनके साथ में एम एस स्वामीनाथन को भी क्या दिया गया था?
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न आपके भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये जो फेमस नारा है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा जय जवान जय किसान। ये जो फेमस नारा है, ये भी नारा आपके हरित क्रांति के दौर में आया था। ठीक है, किसके दौर में आया था? आपके हरित क्रांति के दौर में आया था। इंडो आपके पाक युद्ध चल रहा था, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। एक तो भारत में बढ़ती जनसंख्या, दूसरे अंग्रेजों ने लूट के चले गए थे, तीसरा आपका रीजन था 1962 में चीन के साथ युद्ध, और अगला रीजन था अकाल, मतलब क्या बोलते हैं, खाद्यान्न के लिए अकाल पड़ना। उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध। इस समय आपके भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस समय आपके खाद्यान्न के लिए हम लोग तरस रहे थे। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री। और इसी समय आपके भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो पूरी तरह से यहाँ पे क्या हुआ था कि सारा जो पैसा लगना था वो किस में चला गया? आपके युद्ध में चला गया। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि आज से मैं एक टाइम का खाना ही खाऊंगा, एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा। और इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, और यही आपको बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में प्रमुख लाभ किस फसल को मिला? हरित क्रांति में प्रमुख लाभ, ठीक है, तो प्रमुख जो हरित क्रांति में 5 फसलें हैं, उन 5 फसलों में पहला फसल है गेहूं है, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। इसके बाद चावल है, चावल के बाद आपका मक्का है, मक्का के बाद आपका बाजरा है, बाजरा के बाद आपका ज्वार है। तो ये 5 प्रमुख फसलों आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हरित क्रांति में सभी फसलों को आपके सम्मिलित किया गया था, इसमें केवल 5 प्रमुख फसलों को याद रखना है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार। इसमें आपके प्रमुख रूप से लाभ किसे मिला था? तो गेहूं की फसल को मिला था। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। तो इसका आपको आंसर बताना है 1966 में। यहाँ पे ऑप्शन आपके 1960, 65, 66 और 70। तो यहाँ पे विश्व की बात करें तो 1960, 61 में हरित क्रांति आ जाता है, लेकिन भारत में कब आया पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 1966 के आपके सन में यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में कृषि क्रांति शुरुआत कौन से दशक में हुई? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1970 के दशक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है और किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं, लेकिन इन्होंने मैक्सिको में शोध कार्य किया है। दोनों आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। कहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। और जो आपके शोध कार्य किया था इन्होंने कहाँ पे किया था? मैक्सिको में किया था। हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट HYV का आशय क्या है? ठीक है, HYV का मतलब क्या होता है? तो HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाई यील्ड वैरायटी, वैरायटी होता है। ठीक है, और ये क्या है? आपके उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। हिंदी में इसे समझाएं तो उच्च पैदावार वाले किस्म के बीज। तो इसके ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अच्छे कीटनाशक का निर्माण करना, रासायनिक खाद का निर्माण करना, उच्च पैदावार वाले किस्म के बीज का उत्पादन करना, उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पे आंसर लगेगा उपरोक्त सभी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का प्रयोग करना। यानी कि HYV मतलब क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि उच्च किस्म के पैदावार वाली बीज होता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के प्रमुख घटक में शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं, घटक क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या हैं। इन सब पॉइंट को आपको यहाँ पे देखना है। पहला ऑप्शन है उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। रासायनिक खाद का प्रयोग करना, यह भी बिल्कुल सही है। आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना, यह भी बिल्कुल सही है। तिलहनी फसलों का ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भारत में हरित क्रांति आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? तिलहन और दलहन के ऊपर कम, यहाँ पे तिलहन और दलहन फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से इनका उत्पादन क्या हो जाएगा? आपके कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम लोग उच्च किस्म के बीजों, यानी कि अभी हम लोग पढ़े HYV बीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, आधुनिक मशीनों जैसे आपके ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। चलिए,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। पिछले क्वेश्चन से आप लोग इस क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना। पहला ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में कमी हुई, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग हरित क्रांति में मुख्य रूप से 5 फसलों के ऊपर फोकस करेंगे, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। लेकिन इसके अलावा जो दलहनी फसलें हैं, जो तिलहनी फसलें हैं, इनका पैदावार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उत्पादन में कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हरित क्रांति बुनियादी तत्वों में शामिल कथन है। तो हरित क्रांति के बुनियादी तत्व यानी कि सीधा सीधा घटक को पूछा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है खाद्यान्न फसलों के आयात में कमी। आयात मतलब क्या होता है, इंपोर्ट करना। तो हम लोग का पहला ही उद्देश्य क्या था, बाहर से जो हम लोग क्या बोलते हैं अनाज मंगाते थे, जैसे हम लोग को अनाज कौन देता था, तो अमेरिका भेज देता था। लेकिन 1965 में इसने क्या किया था, तो जो आपके अनाज हम लोग को अमेरिका से मिलता था उसको बीच में ही रोक दिया था, लेकिन बाद में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इससे हम लोग क्या सीख लेते हैं इस घटना से, कि हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न नहीं मंगाना है, इंपोर्ट को कम करना है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। खेती में एचआईवी विधि का प्रयोग करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, अगर खेती के क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेंगे तो पैदावार आपकी नहीं बढ़ेगी। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, हरित क्रांति के संबंध में सदाबहार क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द प्रयोग करने वाले जो व्यक्तित्व है उनका नाम क्या है। तो जो स्वामी क्या बोलते हैं हरित क्रांति के जनक है भारत में, उन्होंने ही क्या किया था, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति को उन्होंने क्या कहा था, आपके सदाबहार क्रांति का उपाधि दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए है आंशिक रूप से कमी देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप से वृद्धि देखने को मिला, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा गेहूं पे प्रभाव पड़ता है, गेहूं के उत्पादन में एकाएक वृद्धि देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके चावल के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलता है। तो वृद्धि तो होती है लेकिन आंशिक रूप से वृद्धि देखने को मिलता है। चलो लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रीन गोल्ड क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है मसालों के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से, सरसों के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से। हरित क्रांति जब आया उस समय आपकी केवल 5 फसलों के ऊपर फोकस किया गया, सबसे ज्यादा गेहूं के ऊपर फोकस किया गया। तो इससे हमें क्या प्रभाव पड़ा, दुष्प्रभाव क्या पड़ा, कि हम लोग तिलहन जो पहले हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, उसको आयात करने लगे। इसलिए बाकी फसलों के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे फोकस करने लगे। और आपके भारत में ये सब क्रांति आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे, आपके खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का उत्पादन आपके दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। उसके बाद बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है। इतने सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमने सारे पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लिए हैं हरित क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक यानी कि श्वेत क्रांति के ऊपर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके टेलीग्राम नीचे में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है क्लास पीडीएफ, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा आपका हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और साथ ही साथ नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।